हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल कुमार एंड आई वेलकम यू टू आवर यूट्यूब चैनल। इंग्लिश में एक कहावत है, कीप द पॉट बॉइलिंग। ये एक सिर्फ कहावत नहीं है, एक स्ट्रैटेजी है जो कि चाइना यूज़ करता है अपने लैंड एक्सपेंशन पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने के लिए। इस पूरी पॉलिसी को हम जानेंगे, साथ ही साथ हम एक डिस्प्यूटेड एरिया के बारे में भी बात करेंगे जो कि है अक्साई चीन / अक्साई हिंद। कुछ लोगों के लिए ये अक्साई चीन हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ये अक्साई हिंद है क्योंकि मैं भारतीय हूँ एंड आई एम समबडी हु प्ले विद द फैक्ट। और जब आप फैक्ट को पढ़ोगे तो देखोगे जो अक्साई चीन / अक्साई हिंद वाला एरिया है वॉज द नेबर पार्ट ऑफ चाइना, इट वॉज द पार्ट ऑफ इंडिया इटसेल्फ। लेकिन चाइना क्लेम करता है कि वो इसका एरिया है। इस इशू को हम बहुत स्क्रैच से जाने की कोशिश करेंगे और आई विल टेक यू फ्रॉम स्क्रैच टू द पैरामाउंट। हम हिस्ट्री को जानेंगे, फिर जब इस एरिया को क्लेम किया गया तो वहाँ पर इंडिया का क्या स्टैंड था और अभी क्या सिचुएशन है उसके बारे में हम जानेंगे इन 3 वेज में। साथ ही साथ हम ये जानने की कोशिश करेंगे या फिर समझने की कोशिश करेंगे कि जो चाइना है वो किस किस वक्त इंडिया पे हमला करता है और बॉर्डर पे आके इश्यूज क्रिएट करता है। हम यहाँ पे चाइना के हिपोक्रेसी को भी एक्सपोज करेंगे और साथ ही साथ हमारे इंडियन पॉलिटिक्स और यहाँ के पॉलिटिशियंस के जो है ना विचारधारा थी जिसके कारण हमारी इंडिया सफ़र कर रही है, उसके बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है दैट इज दी अक्साई चीन और अक्साई हिंद। ये हमारा मैप है हमारे इंडिया का। पहले हम ये जानते हैं कि ये अक्साई चीन एग्जैक्टली है कहाँ पे। जो अक्साई चीन है वो हमारे कश्मीर वाले एरिया, यानी कि अगर आप इंडिया का जो ताज वाला एरिया कौन सा है जो कि कश्मीर वाले एरिया से स्टार्ट होता है, ये वाला एरिया, राइट। तो इस एरिया में एक जगह है अक्साई हिंद करके जिसको चाइना क्लेम करता है और यहाँ पे इस जगह को हथिया भी रखा है जिसको वो अक्साई चीन कहता है। आज हम इसी एरिया के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, जैसे मैंने बोला था कि कीप द पॉट बॉइलिंग, ये एग्जैक्टली क्या होता है। इसमें कीप द पॉट बॉइलिंग का एग्जैक्ट जो अगर आप स्ट्रैटेजी देखेंगे उसमें अगर किसी बर्तन में पानी है उसको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, इतना नहीं गर्म करना है कि वो वेपराइज हो जाए या फिर उसका पानी खौलता हुआ नीचे गिर जाए। नो, पानी को हल्का सा हमेशा गर्म करके रखना है। ये एक स्ट्रैटेजी है। चाइना क्या करता है कि पहले 200-300 मीटर जाके लैंड को कैप्चर करेगा और बोलेगा यहाँ तक अब हमारा एरिया है। फिर थोड़ी दिन बाद 200-300 मीटर और भी जाके कैप्चर करेगा, फिर बोलेगा अब यहाँ तक हमारा एरिया है। और आफ्टर सम टाइम क्यूमुलेटिव वे में अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा सा एरिया चाइना हथिया रखा होता है। यही है कीप द पॉट बॉइलिंग स्ट्रैटेजी जो कि चाइना फॉलो करता है। ओके, अब हम पहले मैप को समझते हैं, इंडिया के मैप को भी हम समझते हैं। ये मैप मैं खुद के बारे में बताऊँ तो आई फील वेरी ऑफेंडेड, मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ ऐसे मैप को देखकर। लेकिन चलिए लेट्स फेस द फैक्ट नाउ, द रियलिटी। ये पूरा एरिया हमारे इंडिया का है, लेकिन ये वाला जो आप एरिया देख रहे हैं ये एरिया जो पाकिस्तान है उसने हथिया रखा है, कैप्चर कर रखा है, जिसको हम लोग POK भी कहते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो ये वाला एरिया ऑलरेडी डिस्प्यूटेड है और वो पाकिस्तान के अंदर आ रहा है। और ये वाला जो एरिया है ये है अक्साई हिंद जिसको चाइना ने क्लेम कर लिया और यहाँ पर आके कैप्चर कर लिया। तो जो एक्चुअल लैंड है इंडिया का वो ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ये चीज़ देख के मैं ऑफेंड हो जाता हूँ पर्सनली, आई विल टेल यू। ओके, तो बात करते हैं 1963 की। 1962 में इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हुआ था और इंडिया वहाँ पे हार गई थी। इसके बाद 1963 में पाकिस्तान ने क्या किया कि ये जो एरिया था जो POK के अंदर आ रहा था वो एरिया चाइना को गिफ्ट में दे दिया ताकि यहाँ पर चाइना को इन्वोक किया जा सके और इंडिया के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा और कहीं ना कहीं ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा इंडिया के लिए। यानी कि इंडिया को चारों तरफ से घेरने की अच्छी खासी कोशिश पाकिस्तान और चाइना की हमेशा से रही है। ओके, तो ये वाला एरिया तो चाइना के पास था ही, ये वाला भी अभी एरिया जो है वो चाइना के पास है और ये वाला एरिया
POK है, जो कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, बट नो प्रॉब्लम, बहुत जल्द ये भी हमारे इंडिया के पास ही होगा। ओके, चाइना का क्या स्टैंड है अक्साई चीन को लेके? तो चाइना ये कहता है कि जो अक्साई चीन है वो उसका एरिया है। वो बात करता है एंशियंट चाइना की और मिडिवल चाइना की, बोलता है मध्यकालीन, और एंशियंट को क्या कहेंगे हिंदी में? आई थिंक जो बहुत ही पुराना, एंशियंट इज़ वेरी ओल्ड राइट। तो मतलब कि आप है ना एंशियंट हिस्ट्री को अगर आप देखेंगे या फिर मेडिवल यानी कि मध्यकालीन इतिहास के बारे में चाइना बात करता है और बोलता है कि जो अक्साई चीन वाला एरिया है दैट वाज द पार्ट ऑफ द चाइना एम्पायर। तो इस तरीके से अक्साई चीन वाला एरिया अभी भी उसका ही होना चाहिए। लेकिन अगर इस लॉजिक से अगर हम बात करें तो हमारा जो अखंड भारत है, जो अखंड भारत का जो बॉर्डर था वो कहाँ तक जाता था? टिल दी ईरान तक हमारा बॉर्डर फैला हुआ था, यानी कि अफगानिस्तान वगैरह सब हमारे अंदर ही आता था, हमारे इंडिया का ही पार्ट था। एंशियंट हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। अगर आप महाभारत की बात करें, जो हमारा महाभारत हिस्ट्री है, मैं यहाँ पे महाभारत को हिस्ट्री इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कृष्ण प्रभु श्री राम हमारे पूर्वज हो सकते हैं, हमारे इतिहास हो सकते हैं, वो मिथ नहीं हो सकते। तो इसलिए मेरे लिए महाभारत, या फिर आपके लिए भी यही होना चाहिए, महाभारत रामायण सब हमारा इतिहास है। ओके, तो ठीक है। तो अगर मैं महाभारत की भी बात करूं तो जो गांधारी थी वो अफगानिस्तान के एरिया की है ना, राज्य की है ना, वो राजकुमारी हुआ करती थी, जिनकी शादी धृतराष्ट्र से की गई थी, जो कि दुर्योधन के फादर थे, राइट। और मामा शकुनी जो कि बहुत फेमस हैं, वो भी है ना अफगानिस्तान वाले एरिया के ही राजकुमार थे, करेक्ट। तो इस तरीके से अगर हम इस तरीके से बात करें तब तो अफगानिस्तान भी हमारे अंदर होना चाहिए, हमारे देश का पार्ट होना चाहिए, और हमें जाके उस पर तो हमला कर देना चाहिए। तो ये जो बात है ना, बकवास वाली बात है, जो पुराने वक्त में हो गया सो हो गया। हम मॉडर्न एज में रह रहे हैं, यहाँ पे सबकी बाउंड्री मतलब कि खींची हुई है, सबकी मैप है प्रॉपर वाली कि कहाँ तक का एरिया आपका है। ऐसे ही तो देश बनता है, ऐसे ही तो राज्य बनता है। तो इस तरीके से अगर मैं ये तो चाइना का स्टैंड था कि अगर हम मिडिवल या फिर एंशियंट हिस्ट्री की बात करें तो ये जो चाइना है ना, जो चाइना एम्पायर का पार्ट था अक्साई चीन। लेकिन फैक्ट ये नहीं है। अब हम फैक्ट की बात करते हैं। कश्मीर और लद्दाख जो था वो 1846 में ब्रिटिशर्स के अंदर आ गया, ओके। और वहाँ पे आके तब ब्रिटिशर्स ने वहाँ पे ना बाउंड्री खींच दिया कि यहाँ तक का एरिया हमारा होगा, यानी कि मतलब कि भारत का होगा, ओके। तो यानी कि उसमें लद्दाख भी था, कश्मीर भी था, तो इट वाज द पार्ट ऑफ इंडिया, राइट। और जब हम आज़ाद हुए तो उसी मैप को हमने इनहेरिटेट किया, और जब उसे हम इनहेरिटेट किया उसे ही हम इम्प्लीमेंट करके चल रहे हैं। तो फिर वो चाइना का पार्ट कैसे हो सकता है अक्साई हिंद वाला एरिया? अगर फैक्ट में मैं और भी आगे बढ़ूं तो 1930 में जो चाइना का मैप था वहाँ पर भी चाइना ने अक्साई हिंद वाले एरिया को उसने क्लेम नहीं किया था। उसका जो ये हृदय परिवर्तन और जो इंटरेस्ट है वो 1952 में आता है, चेंज होता है। मोंग जोडोंग के वक्त उनका क्या सोच था, उस वक्त चाइना ने सोचना स्टार्ट किया 1952 में कि अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से नेशनल हाईवे बनाएंगे। कहाँ से? ईस्ट वाले एरिया से, ओके। उनका ये सोच था कि हम इस वाले एरिया से है ना नेशनल हाईवे बनाएंगे। इससे क्या होगा? ट्रेडिंग में भी फायदा होगा। दूसरी बात, ट्रेडिंग से क्या आएगा? पैसा आएगा तो क्या होगा? इकोनॉमिकली आप ग्रोथ करेंगे, साथ ही साथ आप अपने मिलिट्री पे भी ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं और आप और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं उस केस में। पैसा, राइट। 1930 के अगर मैप की बात की जाए तो जो चाइना का बॉर्डर है वो वहाँ पे जो दिखाया गया है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ये देखिए, ये हमारा प्यारा भारत, हमारे सर का ताज, कश्मीर वाला एरिया, लद्दाख वाला एरिया, करेक्ट। तो कश्मीर की जो चाइना की जो मैप है उसमें बॉर्डर दिखाया जाता है, ये हिंदू कुश पर्वत है, ओके। यहाँ से करते हुए
कुनलुन पर्वत से बताया जाता है, यानी कि बताया जाता है यहाँ से ऊपर वाला एरिया चाइना का होगा। कहाँ से? ये कुनलुंग वाले एरिया के ऊपर वाला एरिया चाइना का होगा। ये चाइना वाले खुद बता रहे हैं, 1930 का जो उनका मैप है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन 1952 के बाद वो क्लेम करते हैं कि ना जी ये कुनलुन वाला एरिया नहीं, हमारा जो है ना काराकोरम वाला एरिया, यानी कि ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, ये वाला एरिया, इस वाले एरिया से ऊपर वाला जितना प्लेस है वो चाइना का है। यानी कि आप देखिए दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। ये सारा एरिया चाइना का है उनके अनुसार। अगर मैं उनके क्लेम को सच भी माना जाए, वर्स्ट के सिनारियो में बता रहा हूं, फिर भी एक बात मुझे बताइए, तब तो आपका एरिया इतना होना चाहिए था, बहुत से बहुत। आप यहां तक क्या कर रहे हैं? यानी कि इट्स ऑल हिपोक्रेसी, इट्स ब्लफ। इसमें एक दूर दूर तक कोई सच्चाई नहीं है। चाइना की लैंड एक्सपेंशन वाली पॉलिसी है, उसके तहत वो कैप्चर करना चाहते हैं दूसरे देश के लैंड को भी। अब ये जग जाहिर है, छुपाने वाली कोई बात नहीं है, करेक्ट। तो 1952 में यूएस इंटेलिजेंस CIA ने बताया था कि चाइना का जो इंटरेस्ट है अक्साई चीन के लिए वो शिफ्ट हुआ था 1952 में। अब आपको समझना पड़ेगा, या फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1947 का जब वॉर हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, हम जीत रहे थे और हम जीते थे वो वॉर, राइट। और उसमें एग्जैक्टली क्या हुआ था कि जो पाकिस्तान से मिलिटेंट्स थे और जो वहाँ की सेना थी वो इंडिया पे धावा बोलती है, वो आ रहे थे, यहाँ तक इन लोगों ने कैप्चर कर लिया था। फिर हमारी जो सेना थी उनको भगाते यहाँ तक पहुँच गई थी और हम जीत रहे थे। हम हार्डली है ना बहुत जल्दी, यानी कि 1 से 2 वीक में हम ये भी है ना एरिया खाली करवा देते, क्योंकि पाकिस्तान की हालत बहुत खस्ता हो चुकी थी, वो हार चुकी थी। लेकिन सडनली उस वक्त के प्रधानमंत्री सडनली बोल देते हैं कि हम युद्ध विराम करते हैं और इस एरिया के लिए हम जाएंगे कहाँ? यूएन अब हमारे इस एरिया को है ना डिस्प्यूटेड एरिया को फिक्स करेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप ये बताना चाहते हैं कि हम इंटरनेशनल लॉ एंड नॉर्म्स को बहुत ज़्यादा मानते हैं, आप बहुत शांति के बहुत बड़े दूत हैं, आप बहुत बड़े शांति के दूत हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके कारण आप अपने देश की बलि तो नहीं दे सकते। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी, मुझे ऐसा लगता है, और ये हर एक इंडियन को ही लगता है। ये 47 का वक्त ख़त्म हुआ और दिल्ली में बैठी सरकार को अपने बॉर्डर वाले एरिया से क्या पता कुछ लेना देना था या नहीं था, आई डोंट नो। क्योंकि अगर आप बहुत सारे आर्टिकल पढ़ेंगे वहाँ पर ये सारा कुछ लिखा हुआ है कि 1952 में जब CIA को पता चल चुका था कि ना अक्साई चीन वाले एरिया में इसका इंटरेस्ट बन रहा है, चाइना का इंटरेस्ट बन रहा है, तो ये बात दिल्ली में बैठी सरकार को क्यों नहीं पता थी? उस वक्त के प्रधानमंत्री को क्यों नहीं पता था? इसकी जो एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी थी वो चाइना की, वो मैं आपको बताता हूँ। उनका आइडिया था कि हम रोड बनाएंगे, नेशनल हाईवेज बनाएंगे, एक यहाँ से आएगा, एक इधर से आएगा और एक इधर से, और ये रास्ता होता हुआ, ये NH होता हुआ जाएगा आपको काशीगढ़ में। ओके, तो ये एरिया आप देख सकते हैं, ये अक्साई हिंद होते हुए जा रहा है, ठीक है। तो इस रास्ते से क्या फ़ायदा होगा? इस रास्ते से 2-3 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा कि ये कॉरिडोर की तरह काम करेगा यहाँ पे, यानी कि आप है ना कॉरिडोर की तरह यूज़ कर सकते हैं, इसके थ्रू आप ट्रेडिंग कर सकते हैं इस रास्ते के थ्रू। ओके, तो उससे क्या आएगा? पैसा से आएगा पावर, राइट। साथ ही साथ इंडिया पे पूरी नज़र रखी जा सकती है पूरे एरिया में। ओके, पूरे एरिया में हम नज़र रख सकते हैं। यहाँ पर ही भूटान आ गया, नेपाल आ गया, राइट। तो बहुत सारे एरिया में यहाँ पे इस रास्ते के थ्रू मतलब कि है ना ये नज़र रख सकते थे। यानी कि सपोज़ कीजिए कि कोई भी कहीं पे इशू हुआ तो तुरंत अपने है ना ट्रूप्स को ये मोबिलाइज कर सकते थे उस एरिया में या फिर इस एरिया में। तो ये इन लोगों की स्ट्रैटेजी थी। 1952 में स्टार्ट हुआ स्ट्रैटेजी, ये रोड बनना, 1958 में जाकर बन के भी तैयार हो गया। और फाइनली 1962 में इंडिया और चाइना के बीच में वॉर होता है,
और इस वॉर का रिजल्ट ये होता है कि इंडिया हार जाती है। और ये जो अक्साई चीन वाला एरिया है, आई एम सॉरी माय बैड, अक्साई हिंद वाला एरिया है, वहाँ पर चाइनीज़ ट्रूप्स आ जाती हैं। साथ ही साथ ये जो अरुणाचल प्रदेश मैकमोहन लाइन वाला जो एरिया है, यहाँ पर भी कैप्चर कर लिया जाता है। पूरा अरुणाचल प्रदेश नहीं, लेकिन उसका हल्का सा एरिया मैकमोहन लाइन वाला एरिया को कैप्चर कर लेती है। कौन? चाइना। फिर वहाँ पे चाइना खेलती है कार्ड। वो बताने की कोशिश करती है, देखो जी हम तो बहुत अच्छे लोग हैं, हम तो इंटरनेशनल लॉ को मानते हैं, ऑल्दो हमने इंडिया के 2 जगह को कैप्चर कर लिया है, लेकिन हम क्या करेंगे कि मैकमोहन लाइन वाला एरिया जो अरुणाचल प्रदेश वाले से लगा हुआ एरिया है उसको हम छोड़ देंगे, हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, ठीक है। और यहाँ से वो जाते नहीं हैं। तो विश्व में क्या मैसेज गया, वेस्टर्न कंट्रीज़ के पास क्या मैसेज गया कि ऑल्दो चाइना ने 2 एरिया कैप्चर कर लिया था, लेकिन एक एरिया से वो चले गए, तो वेस्टर्न कंट्री यूएन वहाँ पे सैंक्शन भी नहीं लगाएगी चाइना में। तो ये स्ट्रैटेजी था। और वैसे भी वेस्टर्न कंट्री को क्या लेना देना है, किसी ज़मीन को कोई आकर हथिया लेगा हमारी ज़मीन को, तो उससे वेस्टर्न को क्या लेना देना है, उनके लिए एक सिर्फ और सिर्फ एक इशू होगा। लेकिन हम इंडियंस के लिए वो बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ। क्यों? क्योंकि उस एरिया के साथ, हमारी लैंड के साथ हमारा एक इमोशनल अटैचमेंट होता है, उसे वेस्टर्न कंट्रीज़ को क्या लेना देना है। एंड दिस इज़ वॉट दी चाइना वॉज डूइंग। तो उन्होंने एक कार्ड खेला और इसके थ्रू ये वाला एरिया छोड़ दिया और इस एरिया में आके बैठ गए। ओके, तो बहुत सारे, आप जैसे मैंने बोला था कि बहुत सारे रिसर्च टैंक हैं इंटरनेशनल, जहाँ पे ये क्वेश्चन भी उठाया गया था कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिलीव दैट द इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद द यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी वाज नॉट नोन टू देयर इंडियन काउंटर पार्ट। ये अपने आप में बहुत बड़ा मजाक है। और उस वक्त नेहरू जी क्या चला रहे थे? नेहरू जी चला रहे थे इंडिया चाइना भाई भाई, राइट। मतलब कि इस वेव में उनको ये भी नहीं पता चला कि बॉर्डर में आपके चल के आ रहा है, रोड बनाकर कोई चला गया और आपको पता भी नहीं चला, और वो एरिया ही रोड से लगा हुआ और बहुत सारा एरिया ही है ना, वो लेकर चला गया और आपको कुछ भी नहीं पता चल रहा है। ओके, ये तो थी आपको ये इस डिस्प्यूटेड एरिया का हिस्ट्री जो मैंने आपको बताया, और हमारे इंडिया का क्या उस वक्त स्टैंड था, क्या स्ट्रैटेजी था, मैंने आपके सामने खुल के रखा है। अब हम बात करते हैं चाइना की गेम थ्योरी के बारे में। गेम थ्योरी इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि चाइना, आप हमेशा देखेंगे कि हमारे बॉर्डर पे हमेशा कुछ ना कुछ डिस्प्यूट होता रहता है, कुछ मतलब लड़ाई पीट होता ही रहता है, राइट। आपने वीडियोस भी देखा होगा जहाँ पे हमारे भारतीय सेना ने अच्छे से पिटाई कर दी थी चाइना वालों की, चाइनीज़ ट्रूप्स की। तो मतलब कि ये सब होता रहता है। तो बॉर्डर पे डिस्प्यूट होता है, क्या ये रैंडमली होता है? नो, बहुत सारे जितने भी डिस्प्यूट हुए हैं या जितने भी जो झड़प हुआ है रिसेंटली, ये वो कुछ सालों के पूरे डेटा को एक्यूमुलेट किया गया और उसमें से पैटर्न निकाला गया है इंटरनेशनल रिसर्च टैंक्स के द्वारा, और उसको मैं आपके सामने रखूँगा। तो उसे आप भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि चाइना कब कब ये हरकतें करने वाला है बॉर्डर पे। ओके, उससे पहले गेम की 2 थ्योरी होती है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ओके, पहला गेम थ्योरी है आपको जीरो सम गेम। जीरो सम गेम क्या होता है? जहां पर एक की हार दूसरे के लिए जीत होती है और दूसरे की जीत पहले के लिए हार होती है। जैसे आप सपोज कीजिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अक्साई चीन वाला एरिया है, यहां से ट्रूप्स ने 100 या 200 मीटर का है ना कैप्चर कर लिया लैंड इंडिया का। तो ये चाइना के लिए क्या हुआ? जीत हुआ, और इंडिया के लिए हार हुआ। उसी तरह अगर इंडिया अक्साई चीन में जाकर इतना लैंड को कैप्चर कर लेता है तो चाइना के लिए क्या हुआ? हार हुआ, और इंडिया के लिए जीत हुआ, राइट। तो दैट इज द जीरो सम गेम, जहां पे एक की जीत दूसरे के लिए हार होती है और दूसरे की जीत पहले वाले के लिए हार होती है। एक होता है वेरिएबल सम गेम, जहां पर एक की हार दूसरे के लिए भी हार होती है। अब आप बोलेंगे ये क्या होता है? तो मैं आपको इस तरीके से एग्जांपल देता हूँ। इंडिया अपना बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है? म्यांमार के साथ भी करता है, राइट। और मतलब कि वहाँ से भी कई सारे घुसपैठिए आते रहते हैं। तो अगर सपोज किसी कारण से, और म्यांमार में अभी किसका राज है?
वहाँ पे मिलिट्री शासन अभी चल रहा है, डेमोक्रेसी खत्म हो चुका है। ऑल्दो वहाँ पे कुछ दिन पहले इलेक्शन हुआ था, लेकिन वहाँ के सेना को, वहाँ के जो सरकार थी उसको हटा दिया और मिलिट्री वालों ने कैप्चर कर लिया है फिर से। ओके, दैट इज़ दी ऑल टुगेदर डिफरेंट हिस्ट्री, आई विल टॉक अबाउट इट लेटर। ठीक है, तो अगर सपोज कीजिए कि म्यांमार को कोई देश आके हमला कर देता है, बर्बाद कर देता है, भूखमरी हो जाती है, देश बर्बाद हो जाता है, तो आप क्या सोचेंगे, अच्छा दूसरा देश हारा, मुझे क्या लेना देना है, वो बर्बाद हो गया। लेकिन ऐसे नहीं होती चीज़ें, वहाँ पे चीज़ें केओस होगा तो वहाँ से लोग कहाँ मोबिलाइज होंगे, इंडिया की तरफ होंगे। रोहिंग्या मुस्लिम्स एंड ऑल, ये इश्यूज आपको याद आ रहा होगा। तो वहाँ पे म्यांमार की हार हो रही है, लेकिन उसका नुकसान किसको भुगतना पड़ रहा है, इंडिया को भी, क्योंकि हम बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। वहाँ से घुसपैठिए आएंगे, वहाँ से रिफ्यूजीज आएंगे, एक तो हमारे रिसोर्सेज वो ख़त्म करेंगे, साथ ही साथ वो हमारे सिक्योरिटी थ्रेट भी हैं कहीं ना कहीं, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर एक की हार दूसरे के लिए भी हार होती है, उसको कहते हैं वेरिएबल सम गेम। तो ये सारी गेम स्ट्रैटेजी हैं जो कंट्रीज है ना इम्प्लीमेंट करती हैं दूसरे कंट्री को है ना बर्बाद करने के लिए, या फिर दूसरे कंट्री को है ना हार्म करने के लिए। ओके, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सा एरिया है जहाँ पे चाइना हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है। 3 पार्ट है जहाँ पे चाइना बहुत इंटरेस्टेड है। एक है हमारा वेस्टर्न सेक्टर, एक हो गया आपको सिक्किम वाला एरिया, एक हो गया आपको मैकमोहन लाइन, मैंने आपको ये बताया था ना, यहाँ पर भूटान है। ओके, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया है जहाँ पे मैकमोहन लाइन है। ओके, तो ये 3 एरिया है जहाँ पे हमेशा इनकर्शंस करता रहता है। ओके, तो चाइना का इनकर्शंस इन्हीं 3 एरिया में होता रहता है, लेकिन वो प्लान्ड वे में होता है, ये मैं नहीं कह रहा, स्टडी कह रही है। ओके, तो किस किस वक्त चाइना इनकर्शन करता है, उसके स्ट्रैटेजी, उस सिचुएशंस को जानने की अब हम कोशिश करते हैं। ओके, पहला है काउंटर नैरेटिव। काउंटर नैरेटिव क्या होता है, जैसे ही क्वाड, यानी कि इंडिया जो है क्वाड का पार्ट है, क्वाड जैसे ही मजबूत होने लगता है या फिर इंडिया उसको मजबूत करने की कोशिश करता है, तो क्या करेगा इंडिया, चाइना इनकर्शन करने की कोशिश करता है, जिससे अनस्टेबिलिटी इंडिया में आए। ओके, तो जैसे ही आप देखेंगे कि अगर काउंटर नैरेटिव विश्व में अगर बन रहा है चाइना के खिलाफ और इंडिया इज द पार्ट ऑफ इट, आप समझ जाइए कुछ ना कुछ पंगा होने वाला है। ठीक है, दूसरा है आपको इकोनॉमी। चाइना कॉरिडोर बना रहा है आपको पीओके से होता हुआ, तो मतलब इसके लिए भी स्ट्रैटेजिकली वे में वो क्या करेगा, इंडिया के साथ कुछ ना कुछ पंगे क्रिएट करता रहता है। ठीक है, जहाँ पर पैसा की बात आएगी, अर्थशास्त्र की बात आएगी, तो वहाँ पर भी चाइना इनकर्शन करता ही करता है, ये स्टडी कह रही है। थर्ड है आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पावर गैप। अगर अभी आप जियोपॉलिटिक्स को फॉलो कर रहे हैं तो यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए अभी सबसे बड़ा थ्रेट कौन है, चाइना। तो उसका वो काउंटर कहाँ ढूंढ रही है, इंडिया में, कि इंडिया को आगे बढ़ाओ, क्योंकि इंडिया की पॉलिसीज अच्छी है। तो चाइना अगर डाउन हो गया, अगर पावर गैप आ गया दोनों में, तो हमें एशिया से कोई पंगा नहीं होगा। करेक्ट। तो अब ऐसा जब सिचुएशन बनता है तो जानबूझ के चाइना क्या करेगा कि इनकर्शन करेगा, चाइना के जहाँ इंडिया चाइना बॉर्डर पे आके हरकत करना स्टार्ट कर देगा। अगर सपोज कीजिए इंडिया में अनस्टेबिलिटी उस कारण से आ जाती है या फिर इंडिया बैकफुट पे आ जाता है, तो इससे क्या मैसेज आएगा विश्व में कि आप इंडिया पे दाव लगा रहे हो, ये तो देखो हमसे हार जाता है, बैकफुट पे आ जाता है। तो ये पावर गेम है। तो पावर गैप बनाने के रखने के लिए भी चाइना यूजुअली ऐसे ही हरकतें करता है। अगला पॉइंट है आपको डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको इस वे में समझिए कि जैसे ही वहाँ की जो सरकार है उसके खिलाफ वहाँ की जो नागरिक हैं, वहाँ के जो सिटीजन हैं, वहाँ के देश के जो लोग हैं, वो उस सरकार के खिलाफ हो जाते हैं, तो या फिर उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो समझ जाइए आंख बंद करके कि अब चाइना कुछ ना कुछ बॉर्डर पे करने वाला है इंडिया के साथ। इससे क्या होगा कि बॉर्डर पे कुछ पंगे होगा, फिर वहाँ की मीडिया क्या दिखाएगी कि वहाँ पे बॉर्डर पे इश्यूज हो रहे थे, इंडिया वाले ऐसा ऐसा कर रहे थे, फलाना ढिमकाना, और हमारे ना जो चाइनीज़ आर्मी है उसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है वगैरह वगैरह। तो इसे बताइए कि देशभक्ति की भावना जागेगी कि नहीं जागेगी। और लोग ये सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे कि अरे जिस सरकार के खिलाफ हम बोलने जा रहे हैं वो तो हमारे लिए
कितने अच्छे से स्टैंड ले रहा है और इंडिया को अच्छे से काउंटर कर रहा है। ये भी एक स्ट्रैटेजी है। जब जैसे ही पॉलिटिक्स अनस्टेबिलिटी होती है चाइना में कि आप समझ जाइए उसी वक्त आंख बंद करके कि बॉर्डर पे कुछ ना कुछ पंगा होने ही वाला है। ओके, इसके बाद है इंडिया मूव ऑन आर्टिकल 370। इंडिया ने जैसे ही 370 हटा दिया था तो चाइना को डर लग गया। इसलिए डर लगा, उसने सोचा कि इसने तो कश्मीर वाले एरिया को अपने में मिला ही लिया, कहीं ऐसा ना हो कि पीओके वाले एरिया को भी अपने में मिला ले। और चाइना वहाँ पे बहुत हैवी इन्वेस्ट करके पूरा कॉरिडोर बना रहा है, तो बोला कि हमारा कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा हमारे लिए। तो उस वक्त भी पंगे क्रिएट हुए थे बॉर्डर पे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे एरिया, इसमें से कुछ भी हो तो आप समझ जाइएगा कि अब चाइना कुछ ना कुछ करने वाला है। ओके, अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि अब इंडिया का क्या स्टैंड है। तो इंडिया ने क्या किया है कि ऑल वेदर रोड लास्ट ईयर ही बना के रख दिया है। अब ऑल वेदर रोड जो है वो कहाँ पे है, एलएसी में है। एलएसी कहाँ है, मैं फिर आपको मैप के थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आप चीज़ों को ईजिली समझ पाए। यस, सो ये है इंडिया चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहाँ पर ऑल वेदर रोड बनाकर इंडिया ने रख दिया है। इससे क्या फ़ायदा होगा, लास्ट ईयर ही बनाइए। इससे क्या होगा कि कभी भी अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पे तो ऑलरेडी ना हमारे ट्रूप्स रहते हैं। ओके, अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पे कुछ हरकत होती है तो तुरंत हम अपने मिलिट्री को क्या कर सकते हैं, मोबिलाइज कर सकते हैं एनएच के थ्रू। तो बताइए हमें एक फ़ायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक ये स्ट्रैटेजी है। फिर दूसरा, हमने एयरबेस बनाया है। कहाँ पे एयरबेस बनाया है, हाँ, यहाँ पे हमने एयरबेस बनाया है। ओके, ये बहुत ऊंचाई पे बना हुआ एयरबेस है। इसके थ्रू, इससे भी चाइना को बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे एयरबेस क्यों बना दिया। ओके, तो दौलत बेग है ना एयरबेस है जो यहाँ पे बनाया गया है, इसके थ्रू भी हम चाइना को काउंटर कर रहे हैं। तो पूरे इन सारी चीज़ों का आपको जो अगर मैं ये बोलूँ कि कंक्लूज़न क्या है, कंक्लूज़न ये है कि आपके देश पे जब भी कोई हमला हो तो उस देश को ही अपने लिए लड़ना होता है। उसके लिए क्या करना होगा, आपको खुद में बहुत मजबूत बनने की कोशिश है करनी पड़ेगी। मजबूत बनना ही पड़ेगा, उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। इकोनॉमिकली भी बनना पड़ेगा, मिलिट्री के वे में भी बनना पड़ेगा, डिफेंस सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा है ना खर्च करने की ज़रूरत है, और एक ऑनेस्ट है ना आपका विज़न होना चाहिए, और आप काफ़ी विजनरी पर्सन होने चाहिए, काफ़ी रैशनल होने चाहिए, बहुत रीजनेबल आपकी सोच होनी चाहिए आपको है ना अपने देश को मतलब को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो दैट वाज द कंक्लूज़न। और बहुत सारे जो मीडिया टैंक्स हैं उन लोगों ने भी पूरी स्ट्रैटेजी बना के रखी है। आप गूगल में जाके यू कैन गूगल इट आउट, यू कैन है ना गो थ्रू विद दी आर्टिकल्स, यू विल गेट है ना वेरी गुड इन्फॉर्मेशंस। और दैट्स ऑल अबाउट दिस सेशन। आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है, आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब बटन के जस्ट बाजू में एक बेल आइकन है, उसको जाके क्लिक कर दीजिएगा। उससे क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। साथ ही साथ कमेंट सेशन ओपन है, आप उसमें जाके फीडबैक दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपके कोई सजेशंस हो तो प्लीज़ दीजिए, कोई सजेशन हो या फिर कोई आपको प्रॉब्लम हो इस वीडियो से, या फिर आपको कुछ कमी लगी हो, तो आप हमारी त्रुटियों को भी वहाँ पे उजागर कीजिए ताकि हम अच्छे से अपने आप को इम्प्रोवाइज़ कर सके। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।